जिसमें 9 मंत्री बनाए गए हैं, डिप्टी सीएम अजित पवार साहब हुए हैं। इससे तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ये इन दलों का, व्यक्तियों का निर्णय नहीं है। एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी और उनकी कोर टीम खुद जिम्मेवार है कि उन्होंने भोपाल से इशारा किया था, एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये इनका तरीका है, भ्रष्टाचार के आरोप में घेर करके, दबाव बनवा करके एजेंसी को, यही काम उन्होंने भोपाल से किया। उसकी परिणति आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी 100 बातें बोले, लेकिन 100 बात की एक बात, उन्हें विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहिए। हम लगातार इस बात को कहते रहे कि लोकतंत्र का ऐसा कुरूप चेहरा जहां ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव बना करके आप राजनीतिक फैसले बदलवाते हो लोगों को, यह प्रधानमंत्री जी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, उनके स्वयं के लिए भी, क्योंकि रथ का पहिया पलट रहा है। लेकिन इन एजेंसीज के जिस तरह की इनकी कार्यशैली हो गई है ना प्रधानमंत्री जी, वो सब कुछ तबाह कर देगी। और मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि मंत्रियों की फहरिस्त देखिए, तमाम लोग हैं जिन पर दबिश थी, इधर ईडी की, इधर आईटी और सीबीआई की। तो ये है एक जिंदा दस्तावेज प्रधानमंत्री जी की पॉलिटिक्स की, उनकी पार्टी की प्राथमिकताओं की। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हां, और आज जो सियासी रविवार को जो सियासी संग्राम महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, बीजेपी का पहला ऐसा ऑपरेशन है जिस ऑपरेशन की भनक शरद पवार को 1 महीने पहले लग गई थी, या उससे पहले भी। इसलिए बहुत कुछ ऐसा अप्रत्याशित देखने को नहीं मिला है जो अभी राजभवन में देखने को मिला। सब कुछ तय था, शरद पवार को अपनी पार्टी बचानी थी। विपक्षी एकता की जिस मुहिम को वो नेतृत्व कर रहे हैं, उस नेतृत्व को बनाए रखना था। संजय राउत तो पहले ही कह चुके थे कि ये जाने वाले हैं। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो अप्रत्याशित हो। लेकिन इन सब से इतर जो महत्वपूर्ण सवाल है, महाराष्ट्र के बाद अब किसकी बारी है? क्योंकि ईडी और सीबीआई जिस स्तर पर काम करना था वो करके देख चुकी है। अब विपक्ष के नेता झुकने को इसके बावजूद भी तैयार नहीं है। तो बीजेपी के पास फिर बचा क्या है? जो ऑपरेशन महाराष्ट्र में हुआ है, कुछ ऐसा ही ऑपरेशन या तो बंगाल में होगा, या नहीं तो फिर तमिलनाडु में होगा, नहीं तो कर्नाटक में होगा, नहीं तो बिहार में होगा। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ ये ऑपरेशन कर सकते हैं? तो जब इन तमाम राज्यों पर अगर आप गौर करिएगा, बंगाल में संभव है नहीं, तमिलनाडु में संभव है नहीं, कर्नाटक में संभव है नहीं, छत्तीसगढ़ में संभव है नहीं, राजस्थान में संभव है नहीं, सब कुछ करके देख चुके हैं। तो फिर बचता कौन है? बिहार। और बिहार से विपक्षी एकता का जो शंखनाद हुआ है, उससे कहीं न कहीं टीम मोदी घबराई हुई है। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है, जिन बातों को समझने की ज़रूरत है, वो ये बात है कि हाल के दिनों में सी वोटर, एबीपी न्यूज़, नवारा टाइम्स, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, बीजेपी की जो अपनी एजेंसी हैं, वो संघ लगातार सर्वे कर रही है देश में। और वो सर्वे रिपोर्ट ये बता रहा है कि विपक्षी एकता अगर इस स्थिति में भी अगर बनी रह गई, जो स्थिति अभी शक्ल है, तो बीजेपी 200 से नीचे पर चली आएगी। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, बिहार में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी नुकसान होगा, छत्तीसगढ़ में भी नुकसान होगा, बंगाल में भी नुकसान होगा। और यूपी में वर्तमान परिस्थिति में भी चुनाव होगा तो पहले जो स्थिति है 65 सीटों की बीजेपी, उससे बहुत ज़्यादा उलटफेर वो करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इन राज्यों में, झारखंड में नुकसान होगा, इन राज्यों में 100 सीट का नुकसान हो सकता है। अभी फिलहाल 195 सीट इन राज्यों में है। ऐसे में महाराष्ट्र का ये ऑपरेशन कहीं न कहीं दिखा रहा है कि विपक्षी एकता को लेकर किस स्तर पर भयाक्रांत है बीजेपी, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में उपचुनाव हुए हैं और तीनों गठबंधन साथ मिलकर लड़ा है, जो आज तक जिन सीटों पर कभी चुनाव हारे ही नहीं है पिछले 30 वर्षों में, ऐसी सीटें भी बीजेपी चुनाव हार चुकी है महाराष्ट्र में। सर्वे रिपोर्ट ये कह रहा है कि 10-12 सीटें बीजेपी अगर जीत जाए वहाँ से तो बहुत कुछ काफ़ी है। शिंदे
को जिस उद्देश्य से उन्होंने तोड़ा था, सरकार जरूर बना ली, लेकिन उद्धव ठाकरे का जो वोट बैंक है उसमें वो दरार करने में कामयाब नहीं हुए। शरद पवार के भतीजे को तोड़ जरूर लाए हैं, मंत्री भी बनाए हैं, लेकिन वो भी शरद पवार के वोट को तोड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि शरद पवार ने बहुत ही होशियारी से अपनी पार्टी को बचा लिया है। जिस तरीके से पार्टी के प्रमुख पदों से अपने भतीजे को बाहर किया, पहले से तय था कि ये होना ही होना है। संजय राउत के लिए से लेकर उद्धव ठाकरे तक से लेकर कांग्रेस के जो वहाँ नेता हैं, तमाम लोग हैं। अब देखना यह है कि 2/3 में विधायक उनसे टूटा है कि नहीं टूटा है, क्योंकि ये स्थिति अभी भी बनी हुई है कि वो 2/3 तोड़ने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उनके पास वो विकल्प नहीं है। और फिर जिस तरीके से मंत्रिमंडल के गठन की बात चल रही है, शिंदे के साथ जो विधायक हैं वो भी असहज होंगे, ये साफ दिख रहा है। वैसे खबर ये आ रही है कि केंद्र में जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है उसमें शिंदे गुट के कई लोगों को, सांसद को मंत्री बनाया सकता है। उसके आधार पर विधायक को कंट्रोल करने की कोशिश होगी। लेकिन जब सवाल लेन देन का है, जब सवाल आस्था का नहीं है, जब सवाल पार्टी तोड़कर आपके साथ आने का है, तो फिर हम बार्गेन क्यों नहीं करेंगे। इसी संकट में आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन सबसे इतर महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में भी ये ऑपरेशन चलेगा। क्या नीतीश कुमार को भी इस ऑपरेशन का एहसास पहले से था, इसलिए वो अपने विधायकों से मिल रहे हैं और अब सांसदों से मिल रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को भी कहीं न कहीं से ये फीडबैक आ रहा था कि आपके विधायक पर डोरा डाला जा रहा है, आपको विधायक और सांसद के तोड़ने की कोशिश हो रही है? ये खबर भी पक्की है क्या? ये चीज़ें वाकई में इस तरीके से चल रही हैं, या फिर ये जो खबर आ रही है कि आरजेडी और जदयू का विलय हो सकता है, क्या ये सारी संभावनाएं जो तलाश की जा रही है उसके पीछे इस तरीके की तोड़फोड़ की रणनीति बीजेपी की तो नहीं है? क्योंकि अब खबर ये भी आ रही है कि शरद पवार जिस तरीके से अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए अंतिम दम तक कोशिश कर रहे हैं, नीतीश और लालू भी कमोबेश उसी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में अगर इसी तरीके की दबाव की राजनीति हुई, तोड़फोड़ की राजनीति हुई, तो सारे समाजवादी एक दल में समाहित हो जाए। सारे कांग्रेस वाले जितने लोग हैं इस देश में, जो कांग्रेस से बाहर आकर सत्ता में के लिए संघर्ष कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं, आने वाले समय में वो सारे के सारे कांग्रेस के साथ हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि राजनीति अब उसी दिशा की ओर तरफ बढ़ चली है। अब व्यक्तिगत लड़ाई का मूड अख्तियार करते जा रहा है ये राजनीति, ये अब साफ दिख रहा है। वैसे शरद पवार को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। शरद पवार अभी भी उस स्थिति में है कि वो पासा पलट सकते हैं। इससे पहले भी उन्होंने पासा पलटा है। वोट बैंक उनके साथ है, वोट बैंक उद्धव ठाकरे के साथ है, वोट बैंक कांग्रेस के साथ है। भले ही विधायक चले जाएं, सांसद चले जाएं, जो उनकी मजबूती है वो मजबूती हाल के दिनों में तीनों गठबंधन ने चुनाव लड़के जीत कर दिखा चुका है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि बिहार में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, बिहार में बात अगर तोड़ने की करें तो जदयू में वो स्थिति नहीं है, सवर्ण विधायकों की उतनी संख्या नहीं है जो वो तोड़कर बीजेपी के साथ चले हैं। आरजेडी को तोड़ने का सवाल है तो वहाँ भी सवर्णों की संख्या नहीं है। सवर्ण अगर रहते तो तोड़ा जा सकता था, उसकी संभावनाएं बढ़ सकती थी। लेकिन दोनों जगहों पर अगर हम बात करें तो सवर्ण विधायकों की संख्या इतनी नहीं है कि वो पार्टी तोड़कर इस तरफ आ जाए। लेकिन पार्टी के अंदर नीतीश के फैसले को लेकर विधायकों या सांसद की तरफ से बयानबाजी तेज हो तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट कटना तय है। वैसे सांसद बयानबाजी शुरू कर दें ताकि कुछ गठबंधन को लेकर असहजता महसूस हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें चल रही हैं। नीतीश का ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन कमोबेश उसी को ध्यान में रखते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अब ये बात साफ हो चुका है कि बिहार में भी जो अभी हाल के दिनों में प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष या फिर ललन सिंह को लेकर सुशील मोदी का जो बयान आया है, विजय सिन्हा जो बयान दे रहे हैं, वो बयान कहीं न कहीं संकेत में ही सही ये कोशिश जरूर चल रही है कि बिहार में भी तोड़फोड़ हो। सर
झटका लगा है सर, एनसीपी टूट गई है होता है, बीजेपी का यही खेल होता रहता है। सर। बिहार को लेकर सब कोशिश भारतीय जनता पार्टी का ये सब खेल है और भारतीय जनता पार्टी जनता की ताकत पर विश्वास नहीं करती है, जोड़ तोड़ पर विश्वास करती है और जनता की ताकत में सब दिन उनको झटका ही लगेगा। सर, अगले साल चुनाव में लगता है कि इस तरह से आप लोग एकजुट सब कर रहे दिन हैं उनको सभी को। झटका लगेगा। बिहार में भी ऐसी स्थिति बनने की बात है क्या सर? ऐसी कोशिश बहुत कोशिश कर चुके हैं। अब देखना यह है कि इस तोड़-फोड़ को आरजेडी, जदयू और महागठबंधन कैसे संभाल पाती है, क्योंकि टूटने फूटने में कांग्रेस की संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस में टूट हो सकती है, लेकिन कांग्रेस में भी सवर्ण विधायकों की संख्या इतनी मजबूत नहीं है कि वो सारे के सारे बीजेपी में चले जाएं। ये स्थिति है, इतनी संख्या नहीं है। और अगर कांग्रेस यहाँ टूटती भी है, उससे बीजेपी की सरकार बन जाएगी, इसकी संभावना यहाँ छिन्न है। ऐसे में जदयू और आरजेडी में ही बड़ी टूट हो तभी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, जिसकी संभावनाएं काफ़ी कम है। लेकिन राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल है और ये संभावनाओं के खेल में इतना तय है कि विपक्षी एकता जिस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, बीजेपी की चिंता की लकीर स्वाभाविक है। और ऐसे में बीजेपी के पास अब कोई ऐसा एजेंडा नहीं बचा है जिस एजेंडे के सहारे इस देश के मतदाताओं का मूड बदल सके, क्योंकि कॉमन सिविल कोड को लेकर भी जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है, वो माहौल नहीं बन पा रहा है। 3 तलाक के इशू पर भी जो माहौल बनाने की कोशिश की हो रही है, वो माहौल नहीं बन पा रहा है। इतना ही नहीं, अगर बात आगे कीजिए भारत पाकिस्तान के इशू पर भी, हिंदू मुसलमान के इशू पर भी, अब वो स्थिति नहीं बन पा रही है जो पहले बन पाती थी, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से बजरंगबली औंधे मुड़ गिर गए और अब कहने लगे कि बजरंगबली अब बीजेपी के साथ नहीं है। ये कहने का संकेत ही काफ़ी है कि कर्नाटक में जिस तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, हिंदू मुसलमान में जिस तरीके से कन्फ्लिक्ट करने की कोशिश हुई, वो कोशिश पूरी तौर पर नाकामयाब रही। ऐसे में बीजेपी के पास अब कोई तुरुप का इक्का फिलहाल नहीं दिख रहा है जिसके सहारे वो विपक्षी एकता के इस रथ को रोक सके। तो फिर उनके पास विकल्प क्या है? या तो ईडी है, सीबीआई है, या नहीं तो फिर पार्टी तोड़ने का विभाग है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि 2024 से पहले जैसे जैसे विपक्षी एकता की मुहिम तेज होगी, इस तरह की टूट देखने को जरूर मिलेगी।